हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझा था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब हुआ तो उस दौरान कौन कौन से इन्वेंशंस हुए थे, किस किस फील्ड में क्या क्या इन्वेंशन हुए, कौन कौन से फिलोसोफर्स उस टाइम पर हुए, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो आज इस वीडियो में यही सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिक क्रांति यानी कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान कौन कौन से आविष्कार हुए, कौन कौन से आविष्कारक उस समय हुए जिन्होंने वैज्ञानिक क्रांति में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो देखिए, लंबे समय तक उस टाइम पर जो लोग थे उनको यही लगता था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, फिलहाल हम खगोलीय आविष्कार से शुरू करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक क्रांति के दौरान जो आविष्कार हुए थे वो अलग अलग क्षेत्रों में हुए थे, जैसे गणित के क्षेत्र में आविष्कार हुए, खगोल के क्षेत्र में आविष्कार हुए। ठीक है, इसके अलावा भौतिकी के क्षेत्र में भी आविष्कार हुए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आविष्कार हुए। तो हम शुरुआत करते हैं खगोलीय आविष्कारों से, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेंशंस। एस्ट्रोनॉमी में क्या इन्वेंशन हुआ? तो पहली बात तो ये कि लंबे समय तक लोगों को लगता था कि जो पृथ्वी है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, एंड चर्च जो था वो भी इसी बात पर एम्फेसाइज करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक स्कॉलर आए निकोलस कोपर्निकस, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, उन्होंने कहा दैट द सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है एंड पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ सूरज के चक्कर लगाती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे स्कॉलर्स थे जैसे गैलीलियो गैलीली, कैपलर, उन सब ने भी कोपर्निकस को सपोर्ट किया, कोपर्निकस का समर्थन किया। उनका मानना भी यही था कि कोपर्निकस ने ये जो थ्योरी दी है, इस थ्योरी को हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी ये, एंड इस थ्योरी के बारे में कोपर्निकस ने सबसे पहले अपनी बुक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स में लिखा। ठीक है, ये बुक 1543 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में लिखा था। ठीक है, उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया कि सूरज जो ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि पृथ्वी, एंड इस सिद्धांत को उन्होंने हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत के रूप में नाम दिया। ठीक है, इसके बाद जोहान्स केपलर भी आए। ठीक है, वो एक जर्मन खगोल शास्त्री थे, मतलब कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। अगर हम जोहान्स केपलर की बात करें तो वो जर्मन खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने खगोलीय अवलोकनों तथा मापों व गणितीय गणनाओं के माध्यम से ग्रहों की गति के नियम तैयार किए। मतलब कि जो जोन्स केपलर थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब कि जो प्लैनेट्स है वो कैसे मूव करते हैं, कैसे मोशन करते हैं, कैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, इस बारे में उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो जोहान्स केपलर जो उनको भी काफ़ी प्रमुख माना जाता है। जोहान्स केपलर ने बताया था कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनका अनुसरण जो ग्रह है वो करते हैं सूरज की परिक्रमा करने के लिए, मतलब कि सूरज के चारों ओर घूमने के लिए। ठीक है, केपलर के जो नियम थे उसमें उन्होंने सूर्य के चारों तरफ ग्रहों के पथ का वर्णन किया। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, वो कैसे मोशन करते हैं, कैसे मूव करते हैं। ठीक है, कोपर्निकस की थ्योरी का भी उन्होंने समर्थन किया, सपोर्ट किया। 1611 में उन्होंने अपनी खुद की दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप बनाया एंड अवलोकन जारी रखा, मतलब कि वो ब्रह्मांड की खोज करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ठीक है,
अब गैलीलियो गैलीली भी बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी वैज्ञानिक थे, मतलब कि इटली से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी खगोल विज्ञान के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने आधुनिक दूरबीन का आविष्कार किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया, ठीक है। अपनी दूरबीन से उन्होंने ये भी बताया कि जो चंद्रमा है उसका बृहस्पति से क्या कनेक्शन है। उन्होंने ये भी बताया कि जो बृहस्पति है उसमें उसका भी एक चंद्रमा होता है, जैसे पृथ्वी के पास होता है चंद्रमा, वैसे ही एक चंद्रमा बृहस्पति के पास भी होता है। तो ये थ्योरी भी उन्होंने दी थी। इसके अलावा उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को भी स्वीकार किया, उसका भी उन्होंने समर्थन किया, सपोर्ट किया, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में कौन कौन से उस समय विकास हुए थे। मतलब कि भौतिकी के क्षेत्र में क्या क्या उस समय आविष्कार हुए। अभी हमने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे भौतिकी में विकास। भौतिकी के क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस वैज्ञानिक हुए वो थे आइजैक न्यूटन, ठीक है। आइजैक न्यूटन बहुत ज़्यादा फेमस वैज्ञानिक हुए उस समय। उन्होंने गति के नियम प्रतिपादित किए, मतलब कि उन्होंने ये बताया कि कोई वस्तु कैसे गति करती है, ठीक है। उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम भी दिया, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती तो वो वापस नीचे ही आती है, ठीक है। तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी बताया था। उन्होंने धूमकेतु तथा ज्वार के प्रक्षेप, मतलब कि कोमेट एंड टाइड्स, इनके बारे में भी जानकारी दी कि कैसे ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। ये जानकारी भी उन्होंने दी। इसके अलावा न्यूटन ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोलाकार है एंड पृथ्वी जो ध्रुवों पर चपटी है। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है। न्यूटन ने प्रकाशिकी में भी योगदान दिया एंड उन्होंने ये भी बताया था कि सफ़ेद रोशनी यानी कि वाइट लाइट जो होती है, अगर उसको प्रिज्म में से पास करवाया जाएगा तो वो 7 रंगों में, 7 डिफरेंट रंगों में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी उन्होंने बताया था। उन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें भी उस समय की थी, जैसे जो विलेबोर्ड स्नेलियस थे, उन्होंने स्नेल का नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, जो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताता था। इसके अलावा जो विलियम गिलबर्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उन्होंने ये बताया था। स्टीफन ग्रे जो थे, उन्होंने 1729 में धातुओं की बिजली संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। मतलब कि स्टीफन ग्रे ने ही बताया था कि जो मेटल होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो गुड कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, ठीक है। तो स्टीफन ग्रे ने बताया था कि जो धातु होती है, जो मेटल होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, यानी कि वो बिजली का संचालक होता है, सुचालक होता है, ठीक है। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में भी बहुत सारे उस समय वैज्ञानिक क्रांति के दौरान आविष्कार हुए। गणित के क्षेत्र में भी बहुत सारी नई नई खोजें की गई, ठीक है, जैसे डेटा का विश्लेषण, व्याख्या करने की शक्ति, ये सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञानोदय यानी कि इनलाइटनमेंट के बारे में, कि कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने ज्ञानोदय को प्रभावित किया, इनलाइटनमेंट के क्या क्या उस टाइम पर इम्पोर्टेंस थे, कैसे इनलाइटनमेंट साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान बढ़ गया, कैसे ज्ञानोदय हुआ। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।